नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आ रही है। दरअसल लद्दाख में LAC के पास चीन अब खतरनाक गतिविधियां कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ने फिर से एक भड़काने वाला बयान दिया है। अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है चीन। वो लगातार LAC के पास कुछ न कुछ ऐसे तिक्रम करता रहता है जिससे कि युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ जाएं। वहीं अमेरिकी जनरल ने दावा किया है कि लद्दाख के पास चीन की गतिविधियां आंखें खोलने वाली है। उन्होंने कहा कि चीनी PLA यहाँ पर जो कुछ भी कर रही है वो काफी खतरनाक है। दरअसल चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में एक एंटी टैंक ट्रेनिंग यूनिट बनाई है। वो इस यूनिट के साथ इस समय समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर ट्रेनिंग और मिलिट्री अभ्यास कर रहा है। परेशान कर देने वाली बात यह है कि यह अभ्यास PLA के पश्चिमी कमांड यानी कि शिनजियांग मिलिट्री रीजन में किया जा रहा है। ये इलाका लद्दाख के पास मौजूद LAC के उस पार पड़ता है और इनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिसमें कि 8 HJ-10 निगरानी क्षमता से लैस व्हील्ड एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, 4 ट्रांसपोर्ट लैंडिंग व्हीकल्स और 4 लोडर्स दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर चीन ने अपने रेड एरो 10 एंटी टैंक मिसाइल को तैनात किया है। इसकी ताकत कितनी है ये भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल SJ-10 यानी कि रेड एरो 10 एंटी टैंक मिसाइलों को चीन ने बनाया है। ये मिसाइल ना दिखने वाले टैंक्स पर दागी जाती है। हवा से सतह पर या फिर सतह से सतह पर ये मार कर सकती है। यानी कि सिर्फ ये टैंक उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल किसी भी तरह से वो कर सकता है। रेड एरो 10 एंटी टैंक मिसाइल में हीट यानी कि हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक हथियार लगाया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 10 किलोमीटर है। यानी कि चीन अगर LAC के पास इसे कहीं से भी दागता है तो उससे भारतीय सेना और पोस्ट के लिए एक बड़ा खतरा माना जा सकता है। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से दावा किया जाना कि जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल चीन वहां पर कर रहा है, भले ही वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन इसके अंजाम काफी खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसे कि 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत स्वदेश में निर्मित कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट, सिस्टम और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें कि भारत की माइक्रो, स्मॉल और मिनी एंटरप्राइजेस इसमें हिस्सा लेंगे। बता दें कि फंड के बढ़ने से भारत की जो लोकल इंडस्ट्री हैं वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को बना सकेंगी। साथ ही वे वर्तमान और भविष्य के डिफेंस सिस्टम्स के लिए भी एक बेहतरीन तकनीक की पेशकश कर सकती हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और वियतनाम को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम पहुंच चुके हैं, जहां पर दोनों देशों ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए MOU पर साइन भी किया है। भारत और वियतनाम के संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने 2030 के लिए डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए फैसला लिया है। वहीं वियतनाम भारत से 70 किलोमीटर रेंज वाली आकाश NG मिसाइल के लिए तकनीक हासिल करना चाहता है। बता दें कि वियतनाम अब अपने एक डेलीगेशन को भारत भेजेगा, जहां पर वे आकाश NG मिसाइल सिस्टम को देखने के लिए आएंगे, लेकिन उनको सेंसिटिव लॉन्च साइट से दूर रखा जाएगा। बता दें कि आकाश NG अभी अपने परीक्षण के दौर पर है। आकाश NG 2023 से उत्पादन में शुरू हो जाएगी। वहीं वियतनाम पहला कस्टमर होगा जिसे आकाश NG मिसाइल मिलेगी। बता दें कि भारत आकाश NG का कस्टमाइज्ड वेरिएंट 2025 से तैयार करने लगेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो मझगांव शिप बिल्डर यानी कि MDL की तरफ से आ रही है, जिन्होंने एक के बाद एक 3 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए हैं। बता दें कि MDL के पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत योग्य वैश्विक फर्मों को न्योता दिया गया है कि वे भारत के साथ मिलकर कैविटेशन टनल का डिजाइन और उसका विकास करें, साथ ही इसका सेटअप भी लगाएं। बता दें कि कैविटेशन टनल का इस्तेमाल अकॉस्टिक मेजरमेंट के लिए किया जाता है प्रोपेलर्स के लिए, और इसके जरिए एक हाईली एफिशिएंट प्रोपेलर्स का डिजाइन किया जाता है, खास करके नौसेना पोत और पनडुब्बियों के लिए। वहीं MDL ने जो दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जिसमें कि योग्य फर्मों को लिथियम आयन बैटरी जो कि मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ होंगी, खास करके अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स के लिए उनका डिजाइन और उनकी सप्लाई करनी होगी। वहीं MDL ने जो तीसरा एक्सप्रेशन ऑफ लेटर जारी किया है, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को न्योता दिया गया है कि वे स्वदेशी रूप से फास्टनर्स और रबर कंपोनेंट्स को तैयार कर सके, जिन्हें कि पनडुब्बियों में लगाया जाना है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड को लेकर आ रही है। बता दें कि ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड और मधानी ग्रुप ने आसाम पुलिस को भाभा कवच बुलेट रेजिस्टेंस जैकेट्स 164 यूनिटें सौंपी है, जिसका वजन 9.3 किलोग्राम है और ये हार्ड आर्मर पैनल और सॉफ्ट आर्मर पैनल के साथ है। बता दें कि ये जैकेट लेवल 3+ मानक की है, जो कि 360 डिग्री का प्रोटेक्शन देती है, जो कि फ्रंट, बैक और साइड से। इसमें 2 मैगजीन पॉकेट्स और 2 ग्रेनेड पॉकेट्स भी हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वेक्टर एंड स्कॉर्पिन 2-in-1 वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग और इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉग्निजेंस ड्रोन का LAC पर अगले महीने टेस्ट किया जाएगा।
और इसे लद्दाख सेक्टर में ही टेस्ट किया जाना है। कहा जा रहा है कि इसके बाद इसे भारतीय आर्म फोर्सेस में इंडेक्ट कर दिया जाएगा। बता दें कि विक्टर यूएवी का 2 घंटे का उड़ान समय है और इसे कठिन इलाके में और खास करके जो कठिन टेरेन होता है वहां से भी ऑपरेट किया जा सकता है और ये 15 किलोमीटर रेंज से वीडियो भी प्रसारित कर सकता है। इस यूएवी की सबसे खास बात यह है कि इसके पंखों को हटाकर इसमें अलग से कॉप्टर आर्म्स को लगाया जा सकता है, जिसे कि अलग अलग तरीके के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसे में ये 45 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि एम्बरर को लेकर आ रही है। दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि एम्बरर अपने C290 जो टैक्टिकल एयरलिफ्टर है उसकी पेशकश भारतीय वायुसेना को कर रहा है। ऐसे में अब एम्बरर ने इंडियन एयरफोर्स के सीनियर अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय के जो सीनियर अधिकारी है उनके साथ मुलाकात की है ताकि वे उनके C290 टैक्टिकल एयरलिफ्टर को प्रमोट कर सके भारत में। बता दें कि वे भारत में सप्लाई चेन और पार्टनरशिप करने को भी तैयार है। बता दें कि भारतीय वायुसेना 60 मीडियम एयरलिफ्टर को नो स्क्रैप इंडो रशियन मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत खरीदना चाहता है और ऐसे में भारतीय वायुसेना की इस जरूरत पर एम्बरर ने अपना ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि वे भारत में इसका प्रोडक्शन प्लांट लगाने को भी तैयार है। इसके अलावा यहाँ पर एयरक्राफ्ट को रॉ मटेरियल स्टेज से ही बनाया जा सकता है अगर भारत इसका बड़ा ऑर्डर देता है। वहीं एम्बरर भारत को तकनीकी हस्तांतरण के लिए भी तैयार हो गया है। यही नहीं, इसके अलावा वो इस एयरक्राफ्ट में भारतीय जो सिस्टम्स हैं उन्हें भी इंटीग्रेट करेगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर आ रही है। भारतीय सेना में जल्द ही 40 से 50 हजार जवानों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई जाने वाली टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि TOD स्कीम के अंतर्गत की जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम में 4 सालों के लिए भर्ती की जाएगी और इसके बाद 75% जो प्रशिक्षु हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा, जबकि बाकी के 25% को सेना में स्थायी कर दिया जाएगा। आर्मी TOD के अंतर्गत उम्मीदवार 18 वर्ष से 21 साल तक की आयु सीमा के अंडर ग्रेजुएटों की नियुक्ति कम समय के लिए की जाएगी। सेना में निर्धारित प्रक्रिया से चुने गए उम्मीदवारों को SSC के अंतर्गत 10 से 14 साल की अल्पकालिक नौकरी भी दी जाती है। भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत चुने गए उम्मीदवारों को सोल्जर रैंक पर देश भर के विभिन्न यूनिट बटालियन में तैनाती दी जाएगी और इनका वेतन नियमित भर्ती के मुकाबले कम हो सकता है और उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। बता दें कि भारतीय थल सेना में हर साल करीबन 60,000 लोग रिटायर होते हैं और पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना महामारी के चलते सेना भर्ती प्रक्रिया का जो आयोजन है वो बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सका है। 2019 से 2020 के दौरान भारतीय सेना में 80,572 जवानों की भर्ती की गई थी। इसके बाद से कोई नई भर्ती अभी तक नहीं हुई है। इसके चलते 46 रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में नए बैच शुरू नहीं हो सकते हैं। बता दें कि टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के अंतर्गत न सिर्फ सेना में बल्कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में भी अल्पकालिक भर्ती की जाएगी। नौसेना में सेलर यानी कि नौसैनिक और वायुसेना में एयरमैन यानी कि वायुसैनिक रैंक पर निर्धारित प्रक्रिया से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए की जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि गरुड़ एरोस्पेस को लेकर आ रही है। दोस्तों, दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस में हिस्सेदारी हासिल की है। गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक ने कहा कि उनके 26 शहरों में 300 से अधिक ड्रोन और 500 पायलट्स काम कर रहे हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा कि मैं गरुड़ एरोस्पेस का हिस्सा बनकर काफी खुश हूं और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले अनोखे ड्रोन समाधानों के साथ उनकी जो वृद्धि गाथा है उसे देखने के लिए भी उत्सुक हूं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का P-8 विमान 7 से 9 जून तक भारतीय नौसेना के P-8I के साथ अभ्यास करेगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के P-8A और भारत के IN-P-8I विमान 7 से 9 जून तक पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह निगरानी से जुड़े ऑपरेशंस करेंगे। इससे पहले दोस्तों, भारतीय नौसेना ने भी अप्रैल में उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में इसी तरीके के संचालन के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में P-8I विमान को तैनात किया था। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फिलन ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत की है। बता दें कि जनरल फिलन अपने भारत दौरे पर आए हुए हैं। यही नहीं, जनरल फिलन ने उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू से भी मुलाकात की और साथ ही आपसी हित के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा की। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर भारत में जनरल फिलन की बैठक में प्रमुखता से विचार किया गया। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत की इसरो और ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक वर्चुअल बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष सहयोग की समीक्षा की और एक साथ काम करने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन जी ने इस बैठक में हिस्सा लिया।
दोनों ही अधिकारियों ने गगनयान मिशन का सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में इसरो के ग्राउंड स्टेशन की स्थापना पर चल रही चर्चा में प्रगति की खुशी जाहिर भी की है। इसरो की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष निवेश पहल सैटेलाइट डेटा प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में इसरो के ग्राउंड स्टेशन की स्थापना, नाविक सैटेलाइट की रेंज और दोनों देशों की अंतरिक्ष संस्थानों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन सहित एक साथ कई काम करने के अन्य संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।